आज तक रेडियो पर आप तीन ताल सुन रहे हैं ताऊ, बाबा और सरदार के साथ। पिछली बार कुछ सुनने वालों ने ये सुना और मैसेज भी किया कि पिछले बार के पॉडकास्ट में 2 बीप थे। बाबा बोल रहे थे तो उस वक्त था, पर बाबा बाबा बन के नहीं बोल रहे थे, बाबा 2 किरदारों का अभिनय करते हुए बोल रहे थे, तो उसमें 2 बीप थे। और अभी हाल फिलहाल में 2 वीडियो जैसे वायरल हुए हैं, एक त्यागी जी का और एक दोनों नोएडा से ही वायरल हुए, एक महिला का, और जिसमें टीवी चैनलों पर जब वो वीडियो चले तो काफ़ी बीप उसमें लगाने पड़े। गालियाँ हमेशा जो है ना वो बातचीत के केंद्र में आ जाती हैं जब जो बोलने वाला व्यक्ति है अगर वो गुस्से में हो और अगर वो नॉर्मली नेचुरली गाली देता हो। बात बात पर गाली अगर कोई देने वाले से आपकी भिड़ंत हो जाए तो आपकी भी सहनशीलता की परीक्षा है। तो अपन जो है आज इस विषय पर बात करेंगे कि अगर आपको राह चलते हुए या अपना कोई आपका पुराना परिचित भी इस तरह के जोन में मिल जाए कि वो गालियाँ बक रहा है, बकना शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो उससे कैसे डील करें। एक तरीका वो है जो उस गार्ड का था, एक तरीका उस महिला का भी है जो उसके सामने थी। वो अपनी बात लगातार कह रही थी बिना गाली दिए। गार्ड फ्रस्ट्रेट हुआ था एक बार और उसने अपना गले का वो कार्ड निकाल के आखिर में शिशुपाल की 99 होने के बाद कहा था ऐसी तैसी में गई नौकरी। तो इसमें कोई कुछ किसी का बेहतर रिएक्शन, पहले अगर इन दोनों वीडियो से शुरू करूं, आप दोनों में किसी का बेहतर रिएक्शन आपको लगा दोनों में से, या दोनों का ही ठीक लगा? दोनों का सही था। मतलब दोनों संभले रहे और उसने कहा गार्ड ने कि भाई जिन कारणों से आप मुझे घेर रहे हैं मैं उनसे निवृत्त होता हूं। तो उसका भी तरीका बहुत, और मतलब वो एक बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट है और गार्ड का स्टेटमेंट स्ट्रांग है और वो महिला का स्टेटमेंट जो है वो बहुत सधा हुआ है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है। उनको पता है कि उग्र से उग्र व्यक्ति को कैसे बरतना है। तो इसे कहते हैं कि ये पब्लिक डीलिंग वाला बात है कि इस तरह का कोई छैहट फैलाए हुए है। उच्च अट्टालिकाओं के बीच में एक लॉन जैसी जगह पे एक महिला और एक पुरुष, उनके बीच में तू मैं हो रही है और पुरुष जितने उग्र भाषा में बोल रहा है वो रिफ्लेक्ट होके गूंज के वापस आ रही हैं। आप उसकी आवाज़ अगर सुने तो वो वहाँ पे गूंजता हुआ सुनाई देता है। तो लेकिन बहुत ये महिला बहुत त्यागी भाव से बिना गाली दिए हुए जो एकदम वो अपनी बात पे कायम है और वो अपनी बात और अपने बात के तरीके से टस से मस नहीं होना चाहती है। ये साधने वाली बात है, ये स्ट्रांग की बात नहीं है, ये सोफिस्टिकेशन की बात है। और लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं लेकिन होते हैं ऐसे लोग। आपने मुझे इस कार्यक्रम की शुरुआत में 100 रुपये देने का वचन दिया है ना। अगर मैं नहीं लूं तो 100 रुपये आपके पास रह गए। गाली में मैं उस प्रिंसिपल को यूज करना सीख गया कि आपने गाली दी, मैंने नहीं ली, तो आपके पास रह गया। गाली का और ऐसी अभद्र भाषा का जवाब अभद्र भाषा नहीं है, काट नहीं है उसका काट है नहीं देना। और एकदम 99 100 कितने भी गालियां दे दे आदमी, लेना ही नहीं और वापस कर देना नहीं। गाली के बदले गाली देना बेवकूफ़ी है। बुद्ध या नानक किसी के नाम से ये किस्सा चलता है जिसमें ये कहानी हम लोगों को बचपन में तूने दी मैंने तो नहीं ली। और वो इसलिए कि आप बिल्कुल उसी के स्तर पे जा रहे हैं। वो निचली पीढ़ी और पायदान उतर रहा है, आप भी आपके साथ उतरते जाएंगे। शुरुआत में गाली जो है वो बहुत गंभीर ना लगे, बाद में उसकी गाली गंभीर हो जाएगी, क्योंकि आप एक देंगे फिर वो एक देगा और अंततः आप दोनों बिल्कुल तलछटी में पड़े होंगे। बहुत ही बुरी स्थिति होती है वो। इससे बेहतर है कि गाली का जवाब गाली से ना दें। मैं स्कूल में जब था तो मेरे यहाँ कुछ पढ़ने लिखने जो टॉपर्स थे बच्चे, बहुत स्मार्ट और हमेशा कॉन्फिडेंट, और उन्हें मालूम होता कि उन्हें लगता था कि ये इंजीनियर बनेगा, इसको मालूम है अभी से, मतलब जो भी बनना था, बहुत ही चेहरे से तेज टपकता हुआ। तो उनको कभी गलती से क्लास का ही कोई बच्चा अगर कोई गाली दे दे तो मुझे उनकी फिलॉसफी भी ठीक लगती थी। वो कहते थे सेम टू यू उधर से फिर आती थी, फिर कहते थे मुस्कुरा के बिना। अच्छा, गाली के साथ ये है, अगर गाली देने वाला आपको गाली दे रहा है और आप मुस्कुराते रहिए सेम टू, तो गाली बेअसर होकर के उस सामने वाला और हाथ होता है और ज़्यादा गरियाता है। सेम टू यू बैक टू यू और ज़्यादा गरियाता है। देखिए ये सारी बातें जो ताऊ की है या आपने बताया स्कूल के दिनों की, बहुत अच्छी बातें हैं। और व्यक्ति अगर इस स्तर तक आ सके, जैसे ताऊ का संकट यही है कि ये 12 ज्योतिर्लिंग वाली कैटेगरी के हैं
इतना दही घी मक्खन इनको लग चुका है कि कुछ टिकता नहीं है। जौन दे रहा है सब नारी में जाई। मैं हिंसा में भी बाबा, मुझे कोई अब आज जिस स्थिति में हूँ मैं, मुझसे कोई लड़ जाए तो मैं उसका वापस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से नहीं दूंगा कि उसने मारा फिर मैंने भी मार दिया, वो वाला हिसाब किताब नहीं। हम तो हाँकी निकाल के हाँकिस मारेंगे, थप्पड़ नहीं मारेंगे। वो नहीं, हम वो है कि मैं हत्या ही कर दूंगा फिर। हो सकता है उस वक्त ना कर पाऊं, पर मैं फिर ये हो जाएगा ना कि इसको फिर हो सकता है मैं हत्या ही कर दूं। हाँ, वो बोलने वाला था कि ताऊ तो हमेशा बोलते हैं एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए तैयार करवाते हैं, खाल मोटी रखो ताकि चाकू अंदर ना जाए। हाँ, क्योंकि वो क्या होता है कि आप हमारी हॉकी सही है, आप सड़क पे किसी से लड़ रहे हैं, उसको क्या क्षति पहुंच रही है, आपको भी क्षति पहुंच रही है, और दोनों आप अस्पताल में जा सकते हैं मैक्सिमम पट्टी वट्टी लगा के घर। वो जीवन कोई जीवन नहीं है, और वो हिंसा कोई हिंसा नहीं है। हिंसा हो तो क्लास की हो, मैं मानता हूँ। फिर अगर रक्तपात हो तो फिर रक्तपात होना चाहिए। ये क्या कि मुंह से निकल रहा है, इधर से निकल रहा है, उधर, पूरे तरीके से निकलना चाहिए। मैं उस स्थिति से बहुत घबराता हूँ कि कभी अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं बहुत बुरी स्तर पे जा सकता हूँ। हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा, मिल रहा था, उन्होंने कहा कि यार आपको एक लाइसेंस ले लेना चाहिए। उन्होंने पिस्टल खरीदा तो उन्होंने मुझे दिखाया और उन्होंने कहा आपको भी एक ले लेना चाहिए, क्योंकि दिन खराब हैं, गाड़ी से आते जाते रहते हो, कहीं पे कुछ हो गया। हमने कहा कि आपने रख लिया है, ये अच्छा है, क्योंकि आप डराओगे, मैं तो चला दूंगा। भाई हमारा संकट है, हमको भी सेम बात कही गई कि लाइसेंस बनवा लो, ले लो। और वो कानपुर वाली से आजकल 1.25 लाख में बहुत बढ़िया बन रहा है रिवाल्वर। आपके लिए 6 फैरा जो है, अगर फोन आएगा ना कभी नहीं वेरिफिकेशन है तो आपके में तो मैं भी मना कर दूंगा, इनको मत दो। हाँ, वो संकट रहता है। क्यों? उसमें तो हमारा ये है कि जराने के लिए तो कभी निकलेगी ही नहीं ना। पता चला आज तक ऑनलाइन से डेस्क पे लोगों की कमी होती जा रही है। और डराने के लिए निकालना बहुत ही खराब है। आप किसी ऐसे गुंडे बदमाश जो कि यही सब करता है, उसके आमने सामने आ गए, उसने आपको घेर लिया, आपके पास बंदूक नहीं है ना, तो आप बोलेंगे ठीक है गाड़ी ले जा, ये वॉलेट ले ले, चला जा भाई। आपके पास बंदूक होगी तो आप निकाल लोगे, लेकिन आप पेशेवर नहीं हो तो आप चलाओगे नहीं। वो पेशेवर है, उसको डर लग गया तो वो चला भी सकता है, क्योंकि उसने पहले चलाए हुए कई बार। कार के साथ साथ जान भी ले जाएगा। हाँ, ये बड़ा रिस्क रहता है। फायर आर्म जो है ना, कहने को सुरक्षा का असुरक्षित कर देता है आपको, क्योंकि फायर आर्म को भी बचाना है। जब आपने पिस्टल निकाल दी तो फिर जो गुंडा बदमाश, जो भी चोर डकैत है, उसको रहता है कि उसको पिस्टल भी तो लेना है अब। है ना? अभी तक तो वॉलेट का मामला था, अभी पिस्टल भी लेनी है, क्योंकि पिस्टल उसके काम की चीज है। आपके लिए तो बस एक समझाइश का औजार है। कहेगा पहले तो केवल क्रिस्टल लेना था, अब तो पिस्टल भी लेना है। अच्छा, ये एक चीज बताइए, जैसे गाली मौखिक हिंसा है और वायलेंस जो है। गाली कोई हिंसा, देखो गाली को लेकर के जो एक हमारा लाइन एकदम गाली लेकिन 2 तरह के होते हैं बाबा। नहीं ताऊ, 3-4 नवैयत हैं गाली की। तो आपको आप ये बोल रहे हो हिंसा नहीं है, हिंसा होती है कभी कभी। हाँ, वो आखिरी वाला जो है वो हिंसा है। हाँ, तो गाली जो है वो जब हिंसक हो हाँ। तो आपको पता चल जाता है। बाकी जो गाली प्यार वाली होती है वो तो दिल्ली में अक्सर दी जाती है। हाँ। मतलब आप एक पान दुकान से दूसरे तक पहुंच नहीं सकते, उसके बीच में 15 बार सुन चुके हैं। नहीं, कई जैसे अगर वायलेंस नैसर्गिक रिएक्शन है, ऐसे भी उसको टाल नहीं सकते हो आप, जड़ से खत्म नहीं कर सकते हो, तो मौखिक हिंसा को भी जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता, मिनिमाइज किया जा सकता है। मान लीजिए आप घर के अंदर बैठे हैं और गली के बाहर आपको आवाज़ सुनाई पड़ती है, कोई कुछ बेच रहा है और बोल रहा है 500 रुपये में जिंदगी भर बैठ कर खाइए, 500 रुपये में जिंदगी भर बैठ कर खाइए, और आप बाहर आते हैं कि यार ऐसी क्या चीज़ है ये, फिर आप देखते हैं कि वो कुर्सी बेच रहा है। फिर आपको गुस्सा आता है और आपको लगता है कि कुछ मौखिक हिंसा की यहाँ पर गुंजाइश बन रही है, तो आपका नैसर्गिक रिएक्शन क्यों उसमें कोई 1-2 गाली आपसे निकल नहीं सकती, मतलब निकल सकती है। तो उस तरह के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करें? मतलब गाली को आप क्या जीवन से कट ऑफ कर दें, उसको मौखिक हिंसा? हम उसको गाली नहीं देंगे, उसमें तो मैं बहुत हंसूंगा। हाँ, और मैं हम उससे तुरंत कहेंगे कि 50 रुपए में स्वर्ग जाइए। कफन खरीदो के सो जाओ। 500 रुपए में बैठ के खाइए क्या, 50 रुपए में स्वर्ग जाइए। लेकिन गाली का जो पूरा संसार है ना भैया, हम उसके बहुत खिलाफ हैं नहीं। हमको लगता है कि गालियां संस्कृति का हिस्सा है, वेंट भी है। घर में एग्जॉस्ट आवाज करता है चौके में, लेकिन मछली जब फ्राई करोगे तो उसका झार निकाल देता है बाहर। तो गाली की बहुत नवैयतें हैं। मसलन एक गाली होती है दुलार की गाली,
है ना, और उसमें अक्सर आप पाएंगे कि ए बैलानेवा, ए पगलीन, है ना, इस तरह से अपने ही बच्चे को, है ना, बच्चा कोई छोटा सा बच्चा है 2 साल का, है ना, ए गधी, इस तरह से बहुत हरामी है ना। हाँ, तो इस तरह का तो एक तो ये है कि गालियां जो है एकदम बहुत प्यार से बरती हुई हैं। दूसरी किस्म की गालियां हैं जो कि आपने अडॉप्ट कर ली हैं और अब आपके वो बिहेवियरल पैटर्न में आ चुकी हैं। तो आप किसी से भी बात कर रहे हैं तो आपको पता नहीं कि आप कितनी बार गाली बक देते हैं। पश्चिम में ये समस्या बहुत व्यापक है, पूरब में भी खासी है। मैं जानता हूँ, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, है ना, है ना, चाबी नहीं मिल रही थी, फिर ये करना पड़ा। तो उसमें अब आपको बीप नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने कहा कि भाई आज। अरे हमारे एक संपादक जो भरे प्रेजेंटेशन करते हुए जो है निकाल देते थे बीच बीच में, और उनको मैं एक डंडी लगा के स्टैटिस्टिशियन की तरह गिनता था कि आज 32 बार आपने बोला ये, तो कहते क्या बात कर रहे हो, फिर कहते होंगे 33वीं बार। तो ये दूसरी नवायत हो गई कि जो कि गाली सहज हो गई, मतलब उनके लिए वो जो बक रहे हैं उसकी पहचान आप गाली के तौर पे कर सकते हैं। उस शब्द की अगर निरपेक्ष और स्वतंत्र व्याख्या आप करें, मायने निकालें, तो वो आपको गाली मालूम देगा, लेकिन दरअसल वो गाली के तौर पे प्रयोग नहीं हो रही है। आप ये समझ लें कि कोई व्यक्ति अपनी बंदूक की नाल से अपनी पीठ खुजा रहा है। नहीं, वो है ना, यही जो मामला हुआ था नोएडा में, वो महिला ने, वो बिहार का होगा, अगर होगा, हो सकता है वो बिहार का नहीं भी हो, लेकिन वहां पे बिहारी शब्द का प्रयोग उन्होंने गाली की तरह किया, जबकि निरपेक्ष रूप में बिहारी गाली नहीं है। वैसे ही बहुत सारी गालियां हैं जो निरपेक्ष रूप में गाली हैं, पर जब दी जाती हैं तो वो गाली नहीं होती। रीडिफाइन कर लिया। इसमें नियत बड़ी महत्वपूर्ण है, देने वाले की नियत क्या है। ऐसे शब्द अक्सर उन्हीं लोगों के बीच में प्रयोग में आते हैं, उनकी प्रयोजन मूलकता वहीं पे है जहां पे अगला व्यक्ति जिससे आप संवाद कर रहे हैं आपका परिचित हो या आप उसके साथ सहज हो, है ना। जैसे 3 दोस्त बैठ के बनारस में अगर खा रहे हैं, 4 छेना है, 3 दोस्त हैं, 1-2 खा गया, अब बाकी ने 1-1 खाया, तो एक दोस्त पलट कहे बड़ा हरमजद्दा है, देखा दूध खा ले लिस, पूछबो न कैलिस, फट जाई तू मर जाइबे। मुझे वो याद आ गया, वो वसेपुर में वो है ना, कब कोई हरमजदगी का तालाब बन जाता है। तो ये जो सेकंड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी ये है जिसमें आपका इंटेंशन हिंसा का नहीं है, लेकिन आपकी गालियां हिंसक लगती हैं। और ये क्या होता है कि जब, और इसके गाली के पीछे का जो मनोविज्ञान है वो यही है, आप क्रोध को क्यों दिखाते हैं किसी को। आप क्रोध किसी भी व्यक्ति को या किसी भी दूसरे के प्रति क्रोध तब व्यक्त करते हैं जब आप उसकी या किसी और बात से उद्वेलित होते हैं, आप परेशान हैं। आपका क्रोध उतना ही ज्यादा होगा और उस क्रोध में आप उतने ही उग्र दिखेंगे जितना ज्यादा आपको चोट पहुंची है। और वो क्रोध कुछ नहीं है सिवाय इसके एक मैनिफेस्टेशन, एक तरीका है बताने का कि देखो इस बात से मैं किस स्तर पर आहत हुआ हूं। क्रोध क्या है? क्रोध दरअसल अपनी असहमति और अपने दर्द या दुख या क्षोभ का प्रकटीकरण है। और इसी क्रोध में कई बार लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो और इंटेंसिफाई कर सकें, और उसके पीछे का मकसद ये होता है कि सामने वाला उन शब्दों की चोट से विदीर्ण हो जाए, दुखी हो जाए, और वो भी वैसा ही दर्द महसूस करे जैसा दर्द आप इस वक्त महसूस कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं। अरे तू मर क्यों नहीं जाता, अरे तेरी जैसा बेइज्जत इंसान मैंने देखा नहीं, तू नीच है ना। इस तरह की जो शब्दावली निकलती है ना, ये ऐसा नहीं है कि वो चाहते हैं कि वो फलाना व्यक्ति मर ही जाए, वहां पे बुरा महसूस कराने के लिए। और गाली के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसमें एक ये बहुत बड़ा पहलू है। ऐसी गालियां अक्सर आपको परिवार के बड़े देते मिलते हैं या आपके वरिष्ठ देते हुए मिलते हैं, है ना। ताऊ मुस्कुरा क्यों रहे हैं इस पे? क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे माँ बाप ही अपने बच्चों को कहते हैं सुअर के बच्चे, उल्लू के पट्टे, है ना। या बाकी भी गालियां, है ना। मर क्यों नहीं जाता तू, है ना, गू खा ले, पंजाबी में बहुत पॉपुलर गाली है। अभी हिंदी वालों को सुन के लगे बाबा क्या कह रहा है, लेकिन पंजाब में बात बात पे मातारी बच्चे को कह रहे होते गू खा ले तू,
वो काला बा तो वो चल रहा होता है। ये तीसरी नवायत है। लेकिन चौथी जो है वो शुद्ध रूप से आप बिना आहत हुए, बिना आप किसी दर्द में हुए, दूसरे को केवल आहत या दूसरे की केवल अवहेलना की दृष्टि से जब शब्दों को चुनते हैं तो वो गाली जो है वो सबसे बुरी और हिंसक गाली है। और इसमें अक्सर जाति, वर्ग, आय, संपदा, शक्ति, ऐसे तमाम सारे उसके कारक हैं जिससे वो प्रतिस्थापित हो रही होती है। तो वहां पे इस तरह की गाली निकलती हैं। जब एक जागीरदार मजदूर को गाली बकता है तो उस वक्त आप ये समझें कि वो बात बिना गाली दिए हुए भी कही जा सकती थी, लेकिन एक प्रेशर, एक पावर इक्वेशन, एक ओनरशिप, एक पूरी की पूरी वो जो मानसिकता है कि नहीं हम सामंत हैं, हम संभालते आए हैं, तुम नौकर हो, तुम गुलाम हो, तुम मजदूर हो, जो महिला का वीडियो तुम हमारी उसमें कृपा वो पर आश्रित हो। वही था एकदम। हाँ, उसमें वही है। तो वो जो बिहारी निकला है वो बिहारी कोई पहले 3 कैटेगरियों का बिहारी नहीं है। उसमें वो क्लास का तेवर बोल रहा है जहाँ पे, और हमारा दिल्ली में आने पे कई लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती थी बिहारी कहने पे। जबकि दिल्ली में एक और गाली है जो लोग बातचीत करते करते अक्सर देते रहते हैं, उससे मैं उद्वेलित नहीं होता था। मुझे लगता था कि ये इनके स्वभाव का हिस्सा है, इनके भाषा विन्यास में ये एक एथी की तरह जुड़ा हुआ शब्द है। हाँ, ये इनका प्लेस होल्डर। कुछ याद नहीं आ रहा है तो हाँ। अथी। तो वो खुद को भी, मतलब जैसे ताऊ बता रहे थे, हमने भी देखा मध्य प्रदेश वालों के बारे में अक्सर ये हुआ, 3 ताल अगर कोई 40 एपिसोड पहले जाके सुनेगा तो हमारे ख्याल से ऐसे 60 एपिसोड पहले करीब, तो उसमें ताऊ ने बताया कि मतलब ये एक अजीब सा संकट है मध्य प्रदेश वालों का कि जितनी भी महिलाओं के खिलाफ जितनी भी गालियां हैं, नारी सूचक गालियां जितनी, वो सारी गालियां खुद को देने की एक प्रवृत्ति लोगों में होती है। नीमच में, इंदौर में, जबलपुर में आप पाएंगे अरे मेरी वो वीडियो मध्य प्रदेश का ही था क्या? वो नोटबंदी की जो लाइन लगी थी। हाँ, भोपाल। अच्छा, वो स्वयं को देते हैं। 2 और तरह की रहेगी बाबा। एक है कि जो ईगो को ब्लास्ट करने की गाली होती है। जब 2 परिवारों के बीच में संबंध जुड़ते हैं, शादी होती है हमारे यहाँ, तो जब बारात आती है तो उनको गारी दी जाती है, उसको गारी बोलते हैं। और वो उनके परिवार के सबसे संभ्रांत लोग सामने बैठे होते हैं और महिलाएं इस तरफ से उनकी बहनों को, माओं को इस तरह की भद्दी गालियां, मैंने भी सुनी है, बहुत ही कष्टप्रद गालियां देती नाम हैं। ले लेके। हाँ, नाम ले लेकर देती हैं। और उसका उद्देश्य ये होता है कि अगर आप और हम अब एक हो गए तो इस गाली का कोई बुरा प्रभाव आप पर नहीं पड़ना चाहिए। आप इतना बर्दाश्त अगर कर सकते हो तो आपने हमें स्वीकार कर लिया। हेलो माइक टेस्टिंग। ठीक है। एक वो होती है जो कि जिसमें शब्द नहीं होते गाली वाले, लेकिन गाली होती है ना? जैसे अरे आप तो महान हैं। ऐसे काम करने के बाद जब जैसा ईमानदार कहाँ है? जब आप स्वयं चाहते हैं कि धरती फट जाए और अंदर चले जाए और आपको कोई बोले क्या बात है, गजब, बहुत बढ़िया, वो एक गाली होती है जो परिवारों में अक्सर दी ज्यादा जाती है। लगती है। वो बहुत ज्यादा लगती है, चूंकि आप जानते हो ये है कि आदमी भीख मांगने वाले को अंबानी बोल दे, है ना? मिडिल क्लास फैमिली में ताऊ अधिकतर बच्चों को एक गाली जरूर दी जाती है माँ बाप के द्वारा। हम लोगों ने भी सुनी है। ज्यादा पढ़ लिख गए? नहीं, आप तो लाड साहब हैं। आप अगर आपको घर में आप बुलाया जाए तो वो गाली है। हाँ, अगर तुमसे आप पे आ गए हैं तो मामला गंभीर है। बेटा शाम तक राइट टाइम हो जाओ, अब तुम आज नहीं, ये आप जो है ना उसके बाद फिर संताप पे बदल जाएगा। अभी तो आप हुआ है। अच्छा, गाली को मतलब कोई क्या ही खा के उसको प्रमोट करेगा या वो करेगा, लेकिन मैं गालियों को लेकर सहिष्णुता इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, सुनने वाले की भी और देने वाले की भी, उस लिहाज से। तो जैसे मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की हमारे अवध में, जैसे मैंने वो कुर्र दादा का सुनाया था, लड़कों को मजा आता था बूढ़ों से गालियां सुनने में भी। हाँ, तो उनको छेड़ते थे, फिर बूढ़ा जब उनको गाली दे रहा है तो वो हंसते हैं, एंजॉय कर रहे हैं कि वो प्रमोद है, एकदम प्रमोद है वो। एक इनफैक्ट आप लोगों को तो पता नहीं होगा, पहले होली में कव्वाल आते थे जो पूरी कव्वाली गालियों में ही दिया करते थे। अच्छा, क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज ही गालियां होती थी और भद्दे शब्दों की कव्वालियां होती थी, तो उनको लोग छेड़ते भी थे सुनने के लिए। हाँ, कि कुछ मैं बच गया, मुझे नहीं थी। हाँ, और अगर कोई बच गया है तो वो कितना अपमानजनक है उसके लिए कि समाज में तुम्हारी कोई औकात ही नहीं साले, तुम हो क्या पसंद है, तुमको क्या करिया वे,
तुमको क्या करिए इन सबको पढ़ चुकी है। हाँ, अभी इतने मैं बड़े एटीएम बड़े फाइनेंस लोगों से को। निपट रहा हूँ, उसके बाद प्रधान जी को लपेटूंगा, उसके बाद में एसडीएम का नंबर आएगा, तुम हो कौन बे? तो उसमें लोग आकर्षित करके उनका ध्यान गालियां सुनते थे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अगर आप रोस्ट नाम की विधा से परिचित हैं, हाँ, तो उसमें होता क्या है, तंदूरी कराऊं गालियों से। उसमें आदमी को गालियां ही सुननी पड़ती हैं जो रोस्ट करते हैं उनसे, और फिर वो वापस उनको गालियां देते हैं। नहीं, लेकिन ताऊ उसमें तो गाली भी नहीं, उसमें मतलब बेइज्जती, जलील करना। हाँ, जलील करना, वो कपड़े उतार देना। ओपन गालियां भी होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे जो लोग हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, वो इसलिए जाने जाते हैं कि वो ऑडियंस को रोस्ट करते हैं, और ऑडियंस को सुनना पड़ता है वो भद्दी बातें। आप कैसे आप हो पैसे देकर सालों? गालियां सुनने जाते हैं, बाद मिले हैं। आप पैसे देकर टिकट, महंगे टिकट लेकर वहां जाते हैं कि आपको पर्सनली गालियां दी जाए, मकई के पर्सनली, अलावा हो जाए आप। सामूहिक रूप से नहीं, पर्सनली। तो वो एक मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक हैं रिचर्ड स्टीफेंस, उन्होंने ना गालियों पे ही काम किया है। मैं 4 पॉइंट बताता हूँ और चारों पॉइंट बड़े मजेदार लगे मुझे। पहला, उनके हिसाब से आम बोलचाल के लिए हम दिमाग के एक हिस्से का इस्तेमाल करते हैं, पर गालियों के लिए दिमाग का दूसरा हिस्सा इस्तेमाल होता है। दूसरा हिस्सा विकास के क्रम में पीछे छूट गया होता है, जहाँ से गालियाँ निकलती हैं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि यूरोप में पहले गालियाँ धर्म को लेकर दी जाती थी, लेकिन रेनेसा के बाद ये औरतों पर केंद्रित हो गई, क्योंकि औरत इज्जत का प्रतीक हो गई। एशियाई देशों में शुरू से ही औरतों पर फोकस था गालियों के मामले में। तीसरी बात यह है कि बच्चा 6 साल की उम्र से ही गालियां देना शुरू कर देता है, किसी न किसी किस्म की, और हर आदमी अपनी जिंदगी का औसतन आधा से 5% वक्त गालियां देने में बर्बाद करता है। तो वही कि गालियों की परिभाषा के हिसाब से कुछ शब्द गाली नहीं होते, पर वो भी गाली हैं। और चौथी बात, उन्होंने ये किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ना छात्रों के 2 ग्रुप बनाए बाबा, और एक में उन्हें रखा जो गाली देते थे, और दूसरे में जो गाली देते भी नहीं थे और गाली देने वालों से दूर रहते थे। और दोनों ग्रुप के छात्रों को उन्होंने कहा, एक बहुत ठंडे पानी में हाथ डालो। जिन छात्रों ने गाली गलौज की थी वो ज़्यादा देर तक ठंडे पानी में हाथ रख पाए। वाह, ये इंटरेस्टिंग मुझे लगा। रहीमन गाली राखिए। सहिष्णुता है। सहिष्णुता है। और बहुत शार्प लोग जब गालियां देते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत क्रिएटिविटी होती है। कुछ लोगों की गालियों में बहुत क्रिएटिविटी होती है, और कुछ लोगों की गालियां बिल्कुल वो दूसरों से सुनी हुई गालियां होती हैं। अच्छा, इससे याद आया कि मैं हमेशा नई गालियों के प्रति बड़ा सचेत हो जाता हूँ और बहुत प्रशंसा करता हूँ कि यार क्या जबरदस्त बनाई है। हाँ, बिकॉज समाज में गालियां प्रचलित है, पर वही सेम गालियां सुन सुन के ना आदमी तंग हो गया है, बोरिंग एकदम। हाँ, तो जो नई गालियों की रचना करते हैं, कॉइन करते हैं नए गालियों को, उनसे मैं बहुत अरे ताऊ प्रभावित क्या होता हूं। बताएं, हम तो ऐसा फंस गए 3 ताल में। नहीं, हमारा बीएचयू में बाकायदा राज्याभिषेक हुआ था गालियों के सृजन के लिए, अच्छा, बिरला हॉस्टल में, और बड़े अच्छे गालीबाज हम रहे। लेकिन वो प्रेम वाली गालियाँ होती थी, ऐसा नहीं कि हिंसा में गाली नहीं। हिंसा में भी गाली दे देते हैं, हमको कोई संकोच नहीं बात कहने से। गाली और मार के मामले में हम तैयार रहते हैं। तुम हमका दुई देव, हम 200 देव, और ऐसी रचनात्मक गाली देव कि तुम दोबारा पलट के गाली दे, तुम्हारे पास होगा ही नहीं। मतलब आप सोचिए कि आप तीर चला रहे हैं, मैं ब्रह्मास्त्र मार रहा हूँ, कैसे जलोगे? रामानंद सागर के लिए बराबर दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र चाहिए ना। एक से आग निकल रहा है, एक से पानी निकल रहा है, दोनों बीच में टकराए हैं, कोई बैलेंस ही नहीं भाई साहब। आप कट्टा चला रहे हैं, हम AK-47 रखे हुए। नहीं, हमको कोई रचनात्मक गाली दे दे, मैं गले लगा लूं कि लड़े के बाद में पहले यार कॉन्ग्रेचुलेशन। तो बनारस में जा करके इतना क्रिएटिव गालियों का संसार है बनारस में। अच्छा, हाँ, क्रिएटिव गालियों का। और ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पर, जैसे इस मामले में कोई भी पतला पेशाब नहीं करना चाहता है यूपी में खास तौर पे। बाकी जगहों पे गालियां बहुत रिजिडनेस के साथ में हैं और बहुत उनका एक स्टेट फ्लेवर है। लेकिन यूपी एक ऐसा राज्य है जिसको मैंने गाली के मामले में बहुत सृजनशील पाया है। आप कानपुर वालों से मिले मसलन, उनका एक एटीट्यूड है गाली देने के मामले में, और बात बात पे गाली दे सकते हैं। मतलब 2-4 गालियां तो ऐसी पॉपुलर मेरठी टाइप की हैं उनकी, कभी भी निकल आती हैं। आप पश्चिमी यूपी को देखें, मुजफ्फरनगर और मेरठ, ये गालियों के मामले में एकदम अलग लेवल पे हैं। इनकी गालियां अधिक क्रूर हैं और अधिक नारी सूचक हैं। यहाँ से थोड़ा सा आप और अवध की तरफ चलें तो गालियों में दोनों तरह की नवैयत हैं। मतलब क्रिएटिव गालियां हैं लेकिन सोबर हैं, एक सोफिस्टिकेशन है उन गालियों में, वो दिखाई देता है। और फिर उसमें उस तरह की भी चीज़ें जो ताउन करें, अरे आप तो बड़े महान हैं, आपकी क्या बात है, आपके क्या कहने हैं भैया।
जो आपने पहन लिया वो साला कौन टाटा बिरला अंबानी नहीं पहन सकता। वो हाँ, कुछ आपके गमछे से तो टाइटेनिक जैसे जहाज चल रहे हैं भाई साहब। तो इस तरह की जो बेइज्जती कुछ है। गालियां होती नहीं है, पर उनकी अदायगी गाली ऐसी होती है हाँ, जैसे प्रस्तुति। तेरी भैंस को भोपाल ले जाऊं। इस तरह की गालियां हाँ, भी। लेकिन वही है ना कि माँ के दर जाके देखो, माँ के दर तो पता है कि मूल भाव क्या है, हाँ, स्थायी भाव वो क्या ज्यादा है। बुरी लगती है। तो फोनेटिक जो वही, वो है ध्वन्यात्मकता। हाँ, ध्वन्यात्मकता उसके अनुरूप चलती है, उसको उस पर सवार रहती है। नहीं, अब आप मुझे यहाँ से भैंस ने मुझे बचाया है। अच्छा, भैंस ने मुझे नई जिंदगी दी है। अभी मैं वो भैंस बोलने की आदत मुझे लग गई, तो अंग्रेजी के उस शब्द से मैं मुक्त हो गया हूँ लगभग, जिसका प्रयोग जो है वो पता नहीं कब जबान पे चढ़ गया था और मैं करने लगा था। अब मैं भैंस बोलकर जो है उसको निपटा देता हूँ। और मेरे मन की भड़ास भी नहीं, वेंट जिसको बाबा बोल रहे थे, वो वेंट भी हो जाता है और कोई एफर्ट भी नहीं आता। ये भैंस की आंख, ये भी वही है ना। हाँ हाँ वही इस है। नाम से फिल्म भी आई थी। हाँ। भैंस की आंख या सांड की आंख आई थी शायद। हाँ, फिल्म आई थी। हाँ। जवनव रही हो। लेकिन एक चीज बताइए आप, 2 शहर रह गए, लेकिन ये 3 में 2 शहर रह गए जो गालियों के मामले में बहुत अव्वल है। इलाहाबाद यानी प्रयाग और बनारस। भाई साहब, भोपाल को अंडर एस्टिमेट मत नहीं, कीजिए। हम मैं भी बार यूपी बार में कह रहा हूँ, बहुत गंभीर और बहुत अच्छी। इसके बाद में जो 2-3 शहर बहुत अव्वल हैं गाली के मामले में, उसमें मैसूर, अच्छा, चेन्नई, आपका हैदराबाद, ताऊ ने बताया भोपाल, ये कुछ एक शहर हैं। और पंजाब में गाली हर कोई देता है, तो वहाँ पे शहर को आइडेंटिफाई करने कोई फायदा नहीं है। हरियाणा पंजाब का इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा, भाई तुम्हें कॉपी टू ऑल है। क्या जींद हो, क्या रोपड़ हो, क्या रोहतक, एक ही बात है। तो ये जो है ना, हैदराबाद जैसे दक्कन में जैसे शायरी बहुत कमाल की है, लतीफ़े बहुत कमाल के हैं, चुटकियाँ बहुत कमाल की हैं, उसी तरह से दक्कन में गालियाँ भी बहुत कमाल की हैं। तरह तरह की गालियाँ ईजाद करके। और चेन्नई तो खैर ऑटो वालों का एक अलग प्राइड है गाली। केरला को भी कॉपी टू ऑल कर दें। अच्छा। लेकिन अभिनेताओं में चीज बताइएगा कि आप जैसे अब आपने शहरों का बताया, अभिनेताओं में किसकी अदायगी, गालियों की या गालियों की ध्वन्यात्मकता की आपको बहुत सही लगती है? जैसे मुझे ओमपुरी का याद आता है, कहीं कहीं वो पूरी गाली नहीं देते थे, गाली एकदम शुरू करके फिर खा जाते थे उसको, एकदम मतलब चबा लिया एकदम, तो समझने वाले को समझ में आ गया कि ये वहां पहुंच रहा था पर गया नहीं। तो वो बहुत अच्छे से स्मूथली ट्रांजिशन उसका हो जाता था, गाली देनी भी नहीं पड़ती थी। बॉलीवुड से मुझे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गालियां नेचुरल नहीं होती। एक था गैंग्स ऑफ वासेपुर की एक सफलता का एक कारण ये भी था कि गालियां उसमें ऑथेंटिक, पहली बार स्क्रिप्ट में गाली सही लगी थी। सही नहीं तो क्या होता है, लोग ना नकल में मतलब इफेक्ट के लिए डालते हैं गालियां, पर उसको पता नहीं होता गालियां किस लय में दी जाती हैं। तो लय नहीं मिलेगा आपको। और ज्यादातर फिल्मों में गालियां उनको हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं उन्होंने क्यों डाली थी। गैंग्स ऑफ वासेपुर में गालियां ऑथेंटिक थी। उसका कारण ये भी था कि सारे लोग जो थे उन्होंने रिसर्च किया था प्रॉपर कि कहाँ पे गालियां आती हैं और कैसे आती हैं। ताऊ एक फिल्म बनी काशी का 80, जो उपन्यास है काशीनाथ सिंह जी का। मैंने वो फिल्म मोहल्ला देखी है और बहुत ही चंद्रप्रकाश बकवास है। द्विवेदी की बनाई हुई वो फिल्म है। और उसमें जो गाली बनारस में बा से है उसको भा से दिलवाया जाता रहा। और उसी में मतलब वहीं पे आधा बनारस तो वहीं हो गया, अरे साहिन हमारे इलाहाबाद कई दिन भैया। पर अभिनेताओं ने जहाँ जरूरी है, कौन से अभिनेता ऐसे उसको नेचुरली निभाते हुए लगे हैं आपको जब भी जिस भी फिल्म में ऐसा कुछ? नहीं, हम जैसे मनोज वाजपेयी को लेकर के कई लोगों ने कहा हाँ, कि मनोज वाजपेयी का मामला नहीं, मामला बॉलीवुड का सबसे ज्यादा संगीन है कि गालियों को बॉलीवुड ने कभी भी आत्मसात किया ही नहीं। वो गालियों को अस्पृश्य भाव से देखते हुए चलते रहे। जहाँ बहुत आवश्यक था किसी पात्र को चमकाने के लिए, वहाँ पे उन्होंने पैचवर्क जैसी गालियाँ हमेशा इस्तेमाल की। इसलिए गालियों के मामले में बॉलीवुड बहुत कच्चा रहा। अभी भी आपको नए पुराने लोग मिल जाएंगे ये कहते हुए कि गाली गलौज बच्चे सिनेमा से सीखते हैं। अबे सिनेमा से नहीं सीखते हैं, घर से सीखते हैं, मोहल्ले से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं, मास्टर से सीखते हैं, सबसे सीख रहे हैं। जो मामा चाचा और जीजा के साथ घूमने जाते हैं ना, उनसे सीखते हैं, सिनेमा से नहीं सीख रहे हैं। सिनेमा में पिछले 20 वर्षों में 21वीं सदी में प्रवेश के साथ में कई तरह के प्रयोग सिनेमा में हुए, जिसमें स्टूडियो से निकल करके रियल लोकेशंस पे रियल साउंड्स के साथ में सिनेमा को बनाना, रिकॉर्ड करना शुरू हुआ। स्क्रिप्ट और ज़्यादा रियलिस्टिक हुई, संवाद और ज़्यादा रियलिस्टिक हुए। मुझे दरअसल मनोज वाजपेयी, पंकज त्रिपाठी
और इरफान, ये लोग गाली बकते हुए बहुत सुंदर लगे। ये जब गाली देते हैं ना, जैसे नवाजुद्दीन जब गाली दिया है ना सेक्रेट गेम में, मजा आ गया है, लगा हृदय से आया है एकदम। एक अभिनेता और है ताऊ को शायद वो याद आ जाए, ब्रजेंद्र काला। हाँ, वो बहुत नैसर्गिक है उनका, आप पहचाने? ये सब थिएटर के लोग हैं ना, इसीलिए ब्रजेंद्र काला बहुत जल्दी, मतलब उनके चरित्र, उनका जो डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत जल्दी वाला है। जल्दी वाला है। तो जब गालियां भी देते हैं तो उसी में रफ्तार सटा में देते हैं, तो बहुत बढ़िया लगता है। फ्लो का हिस्सा लगता है। तो इसको, इस गाली पुराण पे जो अपनी चर्चा थी, इसको यहीं विराम देने का समय है। पर तीन हाँ, लोगों से अब यही कहेंगे कि अगर गारी का बहुत शौक है तो कुछ गारी घर में महिलाओं से पूछिए कि शादी में कौन कौन सी गारी वो लोग गाती रही हैं, और उसको सुनने का और समझने का प्रयास कीजिए। नई पीढ़ी गारी गायन की परंपरा से बाहर हो गई है, उसको चाहिए कि ये परंपरा बनाए रखें ताकि लिटमस टेस्ट का स्कोप बना रहे द्वार चार के समय, है ना। केवल सिक्का, मखाना और चावल मार के आप रिश्तेदारों को नहीं पहचान सकती हैं। गरियाना बहुत अवश्यम भावी क्रिया है, गरियाते रहें। तीसरी चीज़ ये है कि गाली देने के पूरे विन्यास में कोशिश ये करें कि केवल परिचित लोगों को गाली दें। अपरिचित को गाली हिंसा को बुलवा है, और बदनीयती से ना दें किसी को भी। और हिंसा करें तो वर्बल ना करें ना। हाँ, फिर प्रॉपर जैसे करें। कौन तो सिनेमा में मैं देख रहा था कि एक कुकुर भौंके जा रहा, फिर एक आदमी आवा और दाएं से गोली मारे, कुत्ता शांत। एंड ऑफ द स्टोरी, नो मोर साउंड्स। तो मतलब हम कोई हिंसा नहीं भड़का रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे तमंचा लेकर चलने लग जाओ, हम नहीं चल रहे हैं ना आप चलो, लेकिन कुछ फैसले आर पार के करने चाहिए और बाकियों में वेंट का स्कोप रखना चाहिए। ठीक है, तो 3 तालियों से एक्सपेक्टेड रहेगा कि वो चिट्ठियां भेजेंगे। 3 गालियों चिट्ठियां 3 गालियों से एक्सपेक्टेड है आपको? ठीक नहीं है। तो उसमें आप बीप लगा करके जहां जहां होगा, अगर ऐसा जरूरत आन पड़ती है तो वो बीप आप लिखित चिट्ठियों में भी लगा देंगे, अपन समझ जाएंगे। तुम्हारी ऐसी तैसी गाली दिखाओ। ठीक है, तो बिजार खबर की ओर बढ़ते हैं। आज ताऊ बाबा के पास समय वैसे भी कम है। चीन से ये खबर है, वहाँ पे झेंगझोउ। अच्छा, हमको लगा चीन से खबर है कि हम दोनों के पास समय कम है। डर लग गया यार। क्या 62 की लड़ाई शुरू होने वाली, कहा ऐसा क्या कर दिया हमने? 22 में 62। एक वहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनी है झेंगझोउ, उन्होंने अपने मतलब उस कंपनी को लेकर के एक इंटर्न ने सोशल मीडिया पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और उसने लिखा है कि कंपनी की जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरे नहीं उतरने वाले कर्मचारियों को, या टारगेट खास तौर से जो नहीं पूरा कर पाते हैं, उनको सज़ा के तौर पर कच्चे अंडे खाने होते हैं, और जो इससे मना करते हैं तो उनको फायर कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो छिलका सहित खाना होता है कि छिलका हटा के? छिलका हटा के, फोड़ के। पर कुछ कर्मचारियों को अंडे खाने में उल्टी हुई, लेकिन मैनेजमेंट अपनी बात से हिला नहीं, और इस पर सवाल करते ही एचआर का सीधा सवाल होता है कि कौन सा कानून कच्चे अंडे खाने से रोकता है। बहुत सही। देखिए, लीगल मामला तो अभी पुलिस में मामला चला गया है जब उन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया है, पर कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें गवाह से ज़्यादा सबूत की ज़रूरत होगी। और चूंकि हमारे ऑफिस में भी ये नियम चालू करवा दीजिए, आप देखिए गलतियां बहुत जाएगी। कंपनी के मैनेजमेंट का इस पे पता है क्या सफाई है कि कर्मचारी ही सेल्स प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होता है, तो रिवॉर्ड्स, इनाम और सजा दोनों उसी प्रोसेस का हिस्सा है। मुझे लगता है ये सारा का सारा दोष जो है ना, अनुवाद का है। लोग कहते हैं ना कि अरे उन्होंने बहुत बुरा प्रस्तुतिकरण दिया और बदले में उन्होंने टमाटर और अंडे खाए। ये अंडे खाए को इस कंपनी ने लिटरली ले लिया है। जिन कर्मचारियों को खराब प्रदर्शन की वजह से खड़ा करके अंडे मारे जाने चाहिए थे, उनको ये कह रहे हैं कि अंडा फोड़ के खाओ। और जो कर्मचारी हैं, ये लोग इतने लोझड़ काहे लिए हैं? एक काले नमक की सीसी डिबिया और थोड़ा कटा हुआ प्याज साथ में लेके जाएं, एकदम बहुत चौचक लगता है, एकदम कच्चे अंडे में थोड़ा सा काला। कभी आपने हल्का टेस्ट किया? जाड़े में रोज एक क्या बात? गलप फोड़ के नहीं, हाँ मुंह में फोड़े। अच्छा, नहीं मुंह में नहीं, चक्कू से उसके एकदम टिप्पी पे हल्का हल्का मारना है और कैप उतार के रख देनी, और उसमें डालना है 1 चुटकी नमक, 5-6 दाने चौकोर कटे हुए प्याज के, 1-2 दाने हरी मिर्च के, और गट से वो सब। मुझे आश्चर्य है कि चाइना के लोग कच्चे अंडे खाने से इनकार क्यों करेंगे? हाँ, ये तो, और ये मतलब ये तो रिवार्ड है वहाँ पे। इनफैक्ट इस कंपनी को अगर सेल्स में खराब परफॉर्मेंस मिल रहा है,
उनको अवार्ड में दे देना चाहिए ये कि अच्छा करोगे तो कच्चे अंडे खिलाएंगे तो शायद कंपनी की परफॉर्मेंस सुधर जाए। एशिया पैसिफिक के अधिकतर देशों में, वियतनाम, कंबोडिया, जापान में, इधर आपका चाइना में, तमाम सारी कंट्रीज में खाना खाने जब बैठते हैं तो उसके साथ में एक बोल में अंडे को, कच्चे अंडे को फेंट के रखते हैं और कई सारी चीज़ों को, जैसे आपकी कोई सुशी है या कोई और चीज़ फ्राई की रखी हुई है, कुछ और उबाला हुआ रखा है, कुछ जीवित या मृत जीव का पीस रखा हुआ है प्लेट में, आप उसको दोनों लकड़ियों से उठाएंगे चॉपस्टिक से, उसको अंडे में एक बार लपेटेंगे, वो जो घुला हुआ अंडा है बोल, उसको हल्का सा तिरछा करके, और वो जो लिप्टन है उससे एक स्टिकीनेस डेवलप हुआ है, तो अब उसको आप किसी सॉस में या चटनी में या इस तरह की चीज़ों में टच करा के फिर उसको आंगीकृत करेंगे। तो एग तो मतलब बीटन एग, रॉ बीटन एग तो बहुत ही अच्छा ताऊ, जैसे कंपल्सरीली हिस्से में रहा है खाने के। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि आपको लगता होगा कि कच्चे अंडे से बदबू आती है, लेकिन एक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि कच्चे अंडे से उतनी बदबू नहीं आती जितने कि उसके पकने के बाद उससे आती है। तो कई लोगों के लिए जो इनटॉलरेंस है वो पके हुए अंडे का है, कच्चे अंडे का नहीं है। मैं इस बात से एग्री करता हूँ। तो एक चीज़ है कि ये जो कंपनियां जब रिवॉर्ड्स देती हैं तो कई तरह के रिवॉर्ड्स होते हैं। कई बार वो तनख्वाह बढ़ाकर होती है, कई बार वो बोनस, छोटा अमाउंट दे, कैश प्राइज दे करके इंसेंटिव होता है, इंसेंटिव होता है। बट फूड का उसमें बोनस मत दबाओ मेरी तुम। बोनस बाबा भी इधर ही आ रहे हैं इसी तरफ। नहीं यार, खाने वाली बात भी दूसरी नस है। बहुत ही बुरे सिचुएशन में बाबा को डाल रहे हो। तो फूड वाला जो रिवॉर्ड है, मतलब वो साइकोलॉजिकली काम करता है क्या? क्योंकि मैंने कई बार देखा है बहुत सारी कंपनियों में अच्छा कुछ अचीव करने पर पार्टीज दी जाती हैं, पार्टीज होती हैं और उसमें खाना होता है। और कुछ उन्होंने रिसर्च किया होगा कि उस आयोजन में जितना खर्च होता है उतना सभी लोगों को बांटने के बजाय एक आयोजन कर दिया जाए जिसमें सबको खिला दिया जाए। तो ये चॉइस के पीछे कुछ और वजह है, मतलब खा के एक वो जिसको टीम बिल्डिंग बोलते हैं, साथ में बैठ के खा लिया, कलेक्टिव ओनरशिप का मामला है। नहीं तो अलग अलग सबको आप 1000 रुपया दे देंगे तो लोगों को मिल तो जाएगा और उसका हो सकता है कुछ सदुपयोग भी कर लें, लेकिन उससे ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ गेन नहीं किया और उसका कोई शो ऑफ नहीं है। जैसे आपको अगर 1000 रुपये का कूपन मिला है तो आप उसको संस्थान में लिए हुए थोड़ी घूमेंगे, हमका 1000 दिन, हमका 1000 दिन, ऐसे नहीं होता है। आप और हम तो अपना अप्रेजल भी नहीं बताते हैं, बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कूपन लेके आप घूमेंगे नहीं। लेकिन उस पार्टी में आप कलेक्टिवली लाउड एंड साउंड आप उसको ओन कर रहे होते हैं और कलेक्टिवली ओन कर रहे होते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सही तरीका। हालांकि मेरा ये मानना है कि कंपनियों के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि लंगर कर दो, खवा पिया निपटा दो। और कंपनियों के अलावा भी रिवॉर्ड्स के तौर पे फूड दिया जाना बहुत पहले से है, मतलब गांव घरों में भी ऐसा होता है। ये हमेशा से रहा है। उसका एक कारण अगर आप सुनते हैं ना, नमक खाया है, मैंने आपका नमक खाया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अंडे भी मॉरली एंड सोशली आपको लगता है कि मुझे खिलाया गया है। आप किसी के घर जाएं, वो आपको 150 रुपये पकड़ा दे कि नाश्ते का है ना, और उसकी जगह आपको 150 रुपये का खाना खिला दे। आप खाना खा के ना आभारी रहोगे कि 150 रुपये का आप बहुत कुछ कर सकते हो। खाने पे आपका नियंत्रण नहीं है, वो आपको दिया गया है और आप खाते हो, और जब आप खाते हो तो नमक खा लेते हो। तो मतलब जितनी चीज़ें होती है ना देश में, जब प्रधानमंत्री मोदी और वो अच्छा नहीं हुआ, जी जिनपिंग आए, तो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है उनके साथ चाय पियेंगे, फलाने के साथ खाएंगे, और उस इवेंट को कितना महत्व दिया जाता है कि खाने में क्या है, ये भी सूचना जो है वो समाचार पत्रों में आती है। आज मेन्यू में क्या है, आज मेन्यू में क्या है। उसका कारण होता है कि आपने हमारे साथ टेबल शेयर किया, उसको कहते हैं रोटी तोड़ना, कि आपने हमारे साथ रोटी तोड़ी। एक सम्मान का भी भाव है कि तुम्हें सम्मान का भाव है। हाँ, ब्रेकिंग बैड वाले लोग जो है ब्रेकिंग ब्रेड करते हैं कभी। जीसस की कहानी में लास्ट सपर है। हाँ, तो सब कुछ जो होता है वो फिल्मों में देखना कि जो है मर्डर मिस्ट्री टाइप की फिल्में होती हैं, अक्सर खाने की टेबल पे बहुत कुछ हो जाता है। तो खाने का टेबल जो है जहाँ पे कि आदमी क्या होता है, खाने के वक्त आदमी और जानवर का फर्क मिट जाता है। कोई भी जानवर दफ्तर नहीं जाता, कोई भी जानवर डिप्लोमेसी नहीं करता, कोई भी जानवर डील नहीं करता, परसेंटेज अप्रेजल नहीं करता, पर खाता है। सब जानवर खाता है। आदमी उस समय मोस्ट बेसिक जो उसका इंस्टिंक्ट, हाँ,
उस पे होता है, औकात पे होता है। उसके दांत चल रहे होते हैं, चबा रहा होता है, वह खाने की तरफ देख के लार टपका रहा होता है, समझ रहे हो ना, मुझे देना, थोड़ा और देना, थोड़ा ये भी खाऊंगा, और उसको लोग भी कहते हैं ये भी लीजिए, ये भी लीजिए, हाँ, एक और अगल ले बगल भी लीजिए। देखता है कि क्या क्या है। हाँ, तो ऐसा आदमी क्या है जो उस मेरे को नहीं समय मिला? खाने के वक्त ना नरेंद्र मोदी और जो बाइडन और शी जिनपिंग, वो सब कोई अमेरिका का राष्ट्रपति, चाइना का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री नहीं होते, उस समय बिल्कुल आदमी होते। बढ़िया है क्या, है ना, वो फीलिंग ये नहीं, और ये होता है कि खाते तो ये भी मुंह से ही है। इसीलिए काफी वायलेंट लग रहा है ना अभी तक भोजन इतना वायलेंस नहीं लगा। खाना एक रिवॉर्ड ऐसा है, क्योंकि मैं जैसे खाने की क्रिया को पसंद नहीं करता। जिस दिन वो टेबलेट का आविष्कार हो जाएगा कि मैं एक लूं और काम हो गया। पर स्वाद तो आप पसंद करते हैं। हाँ, तो स्वाद के लिए खाने की क्या आवश्यकता है? ताऊ कहिए कि बनाते बनाते मजा ले लो। हमारे यहाँ क्या बचपन में ना सिखाया भी गया कि मर्द को खाते औरत को नहाते कोई देखे, कोई देख भी ना पाए, इतनी जल्दी ना उसको खत्म करना है, मतलब नहीं ताऊ, उसमें दूसरा, उसका कारण दूसरा है, वो ट्रांसलेट दूसरी तरह से कर दिया हाँ, गया। पर उसका जो अर्थ ये आता है कि पुरुष ना खाते हुए अच्छे नहीं लगते कहीं भी। आपको स्वयं लगता है कि बड़ा मैं मजा ले रहा हूँ, कोई जो देख रहा है ना उसको बहुत ही बुरा लगता है, यार किस स्तर पे है ये आदमी, कैसे दांत चला रहा है और मुंह भरे जा रहा है चीजों से। हाँ, अगली देखो सनी हुई है। किसी को चिकन खाते हुए देखा है? मैं खुद खाता हूँ, पर जब टंगड़ी पकड़ के आदमी वो जो खा रहा होता है ना, उसको तो स्वाद आ रहा होता है, और जो सामने से देख रहा होता है ना, दांतों की खुजली दूर हो रही है उसके। हाँ, उस समय वो एक वुल्फ होता है जो कि यूं दांत गड़ा रहा है अपने कनाइन मांस के लोथड़े में। गन्ना चुभता हुआ आदमी। आपको उस स्तर पे आ जाने के लिए, ले आने के लिए, मानव बना देने के लिए, और एक बॉन्ड बनता है फिर कि भाई हमने खाया। शेर की फैमिली देखी होगी, वो एक शिकार करते हैं, फिर वो एक जानवर को मार के चारों तरफ बैठ जाते हैं और एक ही साथ मुंह लगा रहे होते हैं उसमें। हाँ, अपना अपना कोना पकड़ के उसमें मुंह लगा रहे होते हैं। अरब के देशों में उसका कारण हालांकि अलग है, जो कि भारत में भी बहुत सारे मुस्लिम समुदाय में ऐसे पर्व त्योहार होते हैं जिसमें एक थाली में लोग खाते हैं। एक बड़ी सी थाल है दस्तरखान में, और उसमें भिड़ जाते हैं सभी। अरब देशों में अभी भी लोग नीचे बैठते हैं और ऐसे ही एक ही बर्तन में खाते हैं। एक रोटी के टुकड़े जो हैं वो 10 लोगों में बंट जाते हैं। जो टर्किश और अरबिक तरीका है, वो तरीका ही ये है कि जो घर का बड़ा है या जो सदर है दस्तरखान पे, वो सबसे पहले रोटी उठाएगा एक, और वो उस रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके अपनी प्लेट में रखेगा और रोटी को दूसरे व्यक्ति को पास करेगा, और लोग कोशिश करेंगे कि लगभग ये रोटी सब तक पहुंच जाए, सब इसमें से कुछ कुछ हिस्से ले लें। अब क्या है कि अब उस लेवल पे नहीं होता, अब तो ये है कि तोड़ के साथ वाले को दे दी तो एक रोटी में 2 हिस्से हो गए, 3 हो गए। लेकिन पहले ये परंपरा रहा है, और पहले ये रहा है कि अगर किसी ने वो रोटी तोड़ के आगे नहीं बढ़ाई है तो बगल वाले के साथ में फिर आपकी बनती नहीं है। आपने फूड शेयर किया ना, और ये समाज में क्लास भी होता है कि आप, ये चीज है जो शेयर नहीं करते। आप अपने घर में उन लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ आप खाना चाहते हैं, उनको नहीं बुलाते जिनको खाना नहीं होता। हाँ, कि कहे कि शेर जो है खा रहा है, करे है ना, कहाँ आ यार, कहाँ जा रहे हैं वुल्फ, एक आओ। और ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट में बहुत लोगों की एंट्री नहीं होती, और आपके घर में आपके यहाँ काम करने वाले लोग आपके साथ टेबल पे नहीं खाते। बिल्कुल। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, से चाइना का वो ऑर्गेनाइजेशन लिया आपने, वहाँ के जो CEO हैं उनसे लेकर जो वहाँ पे क्लर्क हैं, वो सभी मिलकर एक साथ खा रहे होते हैं, वो अलग बॉन्ड होता है, वो कसम टाइप की होती है। तुमने हमारा नमक खाया आज, तो नमक हलाली करनी पड़ेगी। मैं आजकल मीठा ही खा रहा हूँ इसीलिए। फूड फैमिली। फूड और रिवॉर्ड वाले पे याद है ना, एक पोल्ट्री फार्म थी, मतलब वो मुर्गी पाली हुई थी वहाँ पे उसने, तो वो वहाँ पे एक दिन उनका मालिक ने विजिट किया, पूछा वहाँ जो मैनेजर था कि क्या खिलाते हो मुर्गियों को, तो उसने कुछ बोला कि ये वाला चावल खिला रहा हूँ। वो चावल क्यों खिला रहे हो, इससे ये हो जाता है, इससे पौष्टिक नहीं होता है, ये मत खिलाओ, कुछ और खिलाओ। अगले दिन वो मालिक का बेटा आया, तो उसने पूछा क्या खिला रहे हो आजकल, तो उसने बोला चना खिला रहा हूँ। चना क्यों खिला रहे हो, तो ये कर रहे हो, इसमें प्रॉब्लम होती है। तो बोले अरे तो ठीक है, मैं कुछ और खिलाता हूँ। तीसरे दिन पत्नी आई मालिक की, बोले क्या खिला रहे हो मुर्गियों को, बोले जी अब तो 10-10 रुपए दे देते हैं, बोलते हैं जो मनु खा लो। कौन पड़े जो बवाल वाला। वैसे नॉर्मली टारगेट अगर कोई पूरा ना कर पाए कॉर्पोरेट में, गलत है। मैनेजर क्या करते हैं, गुरुद्वारे भेज देते हैं। हाँ, तो नहीं क्या सजा उन्हें, चूंकि ये उस प्रोसेस का हिस्सा है,
सजा और पुरस्कार? हम उनको हमारे कैंटीन में खाओ। हाँ, उनको कहना चाहिए कि घर से लंच नहीं ला सकते। नो एग्स, नो होम फूड, ओनली गुलाटी। वैसे गुलाटी जी का खाना अच्छा होता है। हाँ, हम लोग एज अ थोड़ा जाती करते हैं। हाँ, ठीक है, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद 3 तालियों की चिट्ठियां। देख रहा है विनोद? नहीं भैया, काहे? काहे से कि का है ना, हम सुन रहे हैं आज तक रेडियो। का सुन रहा है? तनी हमको भी सुनाओ। तो सुनिए, गोल्डन माइक्स 2022 में 3 ठो अवार्ड जीता है आज तक रेडियो। आए? का कह रहा है? हाँ भैया, 3 ताल, पढ़ाकू नितिन और आज का दिन, तीनों शो को ट्रॉफी मिला है। अच्छा, मतलब आज तक रेडियो सुन रहा है सारा जहां।